आज इंडियन स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा और आखिर में बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 245 अंकों की कमजोरी के साथ 83,382 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 67 अंक फिसलकर 25,666 पर आ गया और 25,700 का अहम स्तर नीचे चला गया। बैंकिंग सेक्टर में तस्वीर थोड़ी मिली जुली रही। निफ्टी बैंक लगभग सपाट रहा और सिर्फ 1 अंक की बढ़त के साथ 59,580 पर बंद हुआ, लेकिन अलग अलग बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक हलचल देखने को मिली। ब्रॉड मार्केट ने आज बड़े इंडिसेस से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स करीब 173 अंकों की मजबूती के साथ 59,770 पर बंद हुआ, जिसमें एनर्जी, मेटल और कुछ PSU स्टॉक्स में तेज खरीदारी का सपोर्ट मिला। मेटल स्टॉक्स में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी रही। वेदांता ने नया रिकॉर्ड हाई बनाए, जबकि हिंदुस्तान जिंक भी मजबूत रहा। मेटल प्राइसेस में मजबूती और ग्लोबल क्यूज ने इस सेक्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव बनाए रखा। PSU बैंक्स में भी चुनिंदा स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत Q3 अर्निंग्स के दम पर 8% से ज्यादा की छलांग लगाई। वहीं बैंक ऑफ इंडिया भी मिड कैप गेनर्स में शामिल रहा। रियल एस्टेट सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। पुरावंकरा ने Q3 बिजनेस अपडेट के बाद 9% से ज्यादा की तेजी दिखाई, जबकि अजमेरा रियल्टी भी 2% से ज्यादा चढ़ा। क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी का असर एनर्जी स्टॉक्स पर दिखा। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के ऊपर जाने से ONGC और ऑयल इंडिया करीब 2% तक मजबूत होकर बंद हुए। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स आज निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर रहा। क्रूड ऑयल महंगा होने से इनपुट कॉस्ट बढ़ने की चिंता के कारण स्टॉक करीब 3% टूट गया। पॉलीकैब इंडिया में ब्लॉक डील का असर देखने को मिला। करीब 7.98 लाख शेयर्स, लगभग 590 करोड़ रुपए के सौदे के बाद स्टॉक में 3% की गिरावट दर्ज की गई। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अर्निंग्स के बाद दबाव रहा। टाटा एलेक्सी Q3 रिजल्ट्स के बाद करीब 5% टूट गया, जबकि जस्ट डायल भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिसंबर क्वार्टर में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 0.6% की सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही, क्योंकि स्ट्रीट फ्लैट ग्रोथ मान रही थी। इन्फोसिस की प्रॉफिटेबिलिटी पर नए लेबर लॉज का साफ असर दिखा। कंपनी को करीब 1,289 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट झेलना पड़ा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर के 7,364 करोड़ रुपए से घटकर 6,654 करोड़ रुपए रह गया, यानी लगभग 9.6% की गिरावट। रेवेन्यू के मामले में इन्फोसिस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 45,479 करोड़ रुपए रहा, जो मार्केट एस्टिमेट्स और पिछली क्वार्टर की रेवेन्यू दोनों से ज्यादा रहा, जिससे टॉप लाइन स्टेबिलिटी दिखी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा दबाव में रहा। EBIT 9,479 करोड़ रुपए रहा, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर मामूली बढ़ा, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा। डील पाइपलाइन के लिहाज से इन्फोसिस की स्थिति मजबूत बनी रही। कंपनी ने Q3 में $4.8 बिलियन की डील साइन किए, जिसमें से 57% नेट न्यू डील्स थे। मार्केट सेंटिमेंट अभी भी इन्फोसिस के पक्ष में झुका हुआ है। अर्निंग से पहले ट्रैक किए गए एनालिस्ट्स में से मेजॉरिटी ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी हुई है, जिससे लॉन्ग टर्म आउटलुक पर भरोसा बना हुआ दिखता है। मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड यानी MRPL के रिजल्ट्स ने मार्केट को प्लेजेंटली सरप्राइज किया। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आते ही स्टॉक इंट्राडे में करीब 12% तक उछल गया, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। MRPL का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर के 627 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,451 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट में ये तेज उछाल बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन्स और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट पर भी MRPL ने मजबूत ग्रोथ दिखाई। कंपनी की रेवेन्यू 9% बढ़कर 24,712 करोड़ रुपए रही, जो पिछले क्वार्टर के 22,684 करोड़ रुपए से काफी बेहतर थी, और ये फिगर एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद की है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का असर EBIT नंबर्स में साफ दिखा। EBIT 1,489 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,784 करोड़ पहुंच गया और EBIT मार्जिन लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 11.3% हो गया, जो एक बड़ा इंप्रूवमेंट माना जा रहा है। रिजल्ट्स के बाद MRPL का स्टॉक मजबूती में बंद हुआ। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का दिसंबर क्वार्टर ओवरऑल स्टेबल और बैलेंस्ड रहा। रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के आसपास रहे और इसी वजह से अर्निंग्स के बाद स्टॉक में हल्की मजबूती देखने को मिली, जिससे बिजनेस कंसिस्टेंसी का भरोसा बना रहा। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के मोर्चे पर कंपनी ने इंडस्ट्री के साथ कदम मिलाकर ग्रोथ दिखाई। क्वार्टरली एवरेज AUM 5% बढ़कर 9.24 लाख करोड़ पहुंचा और इक्विटी सेगमेंट में मार्केट शेयर भी 13% तक सुधरा, जो एसेट मैनेजमेंट स्पेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग दिखाता है। रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों ही फ्रंट पर पॉजिटिव संकेत मिले। रेवेन्यू 4.6% बढ़कर 1,075 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन्स 46.5 बेसिस पॉइंट्स पर स्टेबल बने रहे, जिससे ये साफ हुआ कि अर्निंग्स क्वालिटी पर कोई दबाव नहीं आया।
कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने प्रॉफिट को मजबूती दी। अदर एक्सपेंसेस में बड़ी कटौती और अदर इनकम में तेज उछाल की वजह से एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 15% बढ़कर 7,679 करोड़ रुपए हो गया। वहीं यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 1.54 लाख तक पहुंच गई, जो रिटेल पार्टिसिपेशन के बढ़ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में समदार तेजी देखने को मिली, जहां मजबूत तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक करीब 8% तक उछल गया। बाजार ने खासतौर पर बैंक की एसेट क्वालिटी में आए सुधार को पॉजिटिव रूप में लिया। दिसंबर तिमाही में बैंक के स्लिपेज घटकर 1,853 करोड़ रुपए रह गए, जो पिछली तिमाही में 1,251 करोड़ रुपए थे। इसका मतलब है कि नए खराब लोन बनने की रफ्तार कम हुई है, जो किसी भी बैंक के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर ग्रॉस एनपीए घटकर 3.06% और नेट एनपीए 0.51% पर आ गया है। रुपए के हिसाब से भी ग्रॉस एनपीए घटकर 31,122 करोड़ रुपए और नेट एनपीए 5,102 करोड़ रुपए रहा, जिससे बैलेंस शीट और ज्यादा साफ होती दिख रही है। बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 5,017 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि कोर इनकम यानी नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग स्थिर रही। इन नतीजों के बाद शेयर 7.7% की बढ़त के साथ 178.8 रुपए पर बंद हुआ और एक साल में स्टॉक करीब 70% चढ़ चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2026 की तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जिसके बाद शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली। बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 56% से ज्यादा बढ़कर 1,365 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 873.7 करोड़ रुपए था। बैंक की कोर कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी मजबूत ग्रोथ दिखी और ये 18% बढ़कर 3,298.5 करोड़ रुपए हो गई। इससे साफ है कि लोन बुक से होने वाली कमाई में सुधार हुआ है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बनी हुई है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी बैंक की स्थिति बेहतर हुई है, जहां ग्रॉस एनपीए घटकर 1.54% और नेट एनपीए 0.24% पर आ गया। खराब लोन में ये गिरावट बैंक की बैलेंस शीट को और मजबूत बनाती है और निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत देती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे दिखाए हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 45% बढ़कर 917 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये ग्रोथ बेहतर मार्केट कंडीशन और म्यूचुअल फंड्स में लगातार आ रहे इनफ्लो की वजह से देखने को मिली है। कंपनी की कुल आय भी इसी तिमाही में करीब 35% बढ़कर 1,623.5 करोड़ रुपए रही, जो ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस से स्टेबल कमाई होने के कारण कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। बोर्ड ने 14.85 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसके लिए 21 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक शेयर होंगे उन्हें डिविडेंड का सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही शंकरन नारायण को जुलाई 2026 से जून 2028 तक 2 साल के लिए दोबारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने की मंजूरी भी दी गई है। इन पॉजिटिव अपडेट्स के बाद शेयर बाजार में स्टॉक करीब 2.14% चढ़कर एनएसई पर 2,729 रुपए पर बंद हुआ। ग्रो के शेयर शुरुआती गिरावट से उबर कर संभल गए, क्योंकि दिसंबर तिमाही के नतीजों के अंदरूनी आंकड़े मजबूत नजर आए। खासतौर पर ग्रो प्लेटफॉर्म पर कुल ट्रांजैक्शन यूजर्स बढ़कर 2 करोड़ हो गए, जो तिमाही आधार पर 7% और सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ दिखाते हैं। कंपनी के कुल कस्टमर एसेट सालाना आधार पर 39% और तिमाही आधार पर 12% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। इसके साथ ही MTF बुक का मार्केट शेयर 0.7% से बढ़कर 2% हो गया, जो मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो तिमाही आधार पर नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 547 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 19.4% बढ़कर 1216 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर प्रॉफिट में गिरावट सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि पिछले साल एक बार का 315 करोड़ रुपए का गेन शामिल था। ऑपरेशनल लेवल पर ईबिट अडा 19% बढ़कर 720.3 करोड़ रुपए रहा और ईबिट अडा मार्जिन 59% पर स्थिर बना रहा। इसके अलावा स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स ने ग्रो एएमसी में 580.2 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे ग्रो एएमसी में करीब 23% हिस्सेदारी डाइल्यूट होगी। एनबीसीसी इंडिया को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए रीजनल ऑफिस रायपुर से जुड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें प्लानिंग से लेकर डिजाइन, एग्जीक्यूशन और हैंडओवर तक की जिम्मेदारी शामिल है। एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की भूमिका निभाएगी। इसी बीच एनबीसीसी की सब्सिडियरी HSCC इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका मकसद हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ाना है। इसमें मेडिकल डिवाइस, डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस जैसी कई गतिविधियां शामिल होंगी। इन अपडेट्स के बावजूद एनबीसीसी इंडिया का शेयर हल्की गिरावट के साथ 105.22 रुपए पर बंद हुआ, यानी बाजार ने इस खबर पर फिलहाल न्यूट्रल रिएक्शन दिया।
डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने अमेरिका में पटाडे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आई ड्रॉप का ओवर द काउंटर जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है और ये इस प्रोडक्ट का पहला जेनेरिक विकल्प है। ये दवा आंखों की एलर्जी से होने वाली खुजली में अस्थायी राहत देती है और इसे यूएस FDA की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी पहले से ही 0.1% और 0.2% स्ट्रेंथ वाले ओलोपेटाडिन आई ड्रॉप बेच रही थी और अब 0.7 वर्जन के जुड़ने से उसका यूएस आई केयर पोर्टफोलियो और मजबूत हो गया है। इस खबर के बाद शेयर हल्की बढ़त के साथ 1191.50 रुपए पर बंद हुआ। रेलटेल कॉरपोरेशन को सेंट्रल रेलवे से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें IP/MPLS नेटवर्क इक्विपमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिश्निंग शामिल है। ये नेटवर्क इंडियन रेलवे में यूनिफाइड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मुंबई, पुणे, सोलापुर, भूसावल और नागपुर डिवीजनों के कई स्टेशनों पर लागू होगा और इसे जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। हालांकि इस ऑर्डर के बावजूद रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में गिरावट देखी गई और ये 352.50 रुपए पर बंद हुआ। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया को जयपुर सवाई माधोपुर डबलिंग प्रोजेक्ट से जुड़े एक बड़े रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए टर्मिनेशन नोटिस मिला है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक से लेकर स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, ब्रिज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई काम शामिल थे। इस नकारात्मक खबर के बावजूद विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का शेयर बाजार में हल्की तेजी के साथ 49.60 रुपए पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि निवेशकों ने फिलहाल इस खबर को पूरी तरह नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 36% बढ़कर 644 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ लोन बुक के विस्तार और बेहतर इंटरेस्ट इनकम की वजह से देखने को मिली है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 22% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई और ये 2285 करोड़ रुपए रही, जबकि कुल नेट इनकम करीब 19% बढ़कर 2970 करोड़ रुपए पहुंच गई। इससे साफ है कि कोर लेंडिंग बिजनेस से कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं कुल ग्रॉस लोन बुक भी करीब 12% बढ़ी है। ये दिखाता है कि कंपनी का लेंडिंग बिजनेस स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि एसेट क्वालिटी पर थोड़ा दबाव दिखा है, जहां ग्रॉस स्टेज 3 लोन बढ़कर 2.81% और नेट स्टेज 3 लोन 1.25% हो गए हैं। इसके बावजूद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 34% की ग्रोथ रही, लेकिन शेयर बाजार में स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 763.45 रुपए पर बंद हुआ। ट्रांसरेल लाइटिंग को भारत और विदेशों से कुल 527 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पोल्स और लाइटिंग सेगमेंट से जुड़े हैं। ये ऑर्डर कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी को मजबूती देते हैं, खासकर मीना और अफ्रीका रीजन में। इन नए ऑर्डर्स के साथ ट्रांसरेल की 2026 में कुल ऑर्डर इनफ्लो 5,637 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो घरेलू और ग्लोबल बाजारों में मजबूत डिमांड को दिखाता है। इसके अलावा कंपनी के पास 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का L1 ऑर्डर पाइपलाइन भी मौजूद है। शेयर NSE पर हल्की तेजी के साथ 486.85 रुपए पर बंद हुआ। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ने पुणे के भूगांव इलाके में एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जॉइंट डेवलपमेंट के जरिए साइन किया है। ये प्रोजेक्ट करीब 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा और इसका अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 850 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। भारत कोकिंग कंपनी का IPO अब जनवरी 19 को लिस्टिंग के लिए आएगा, क्योंकि BMC इलेक्शंस की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बिडिंग जनवरी 13 को बंद हुई थी और ये IPO लगभग स्टेट रन कंपनीज के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड IPO का रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़ा सा चूक गया। इंडिया बॉन्ड मार्केट में इस हफ्ते एक्टिविटी तेज रहने वाली है, जहां REC, JSW स्टील और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़े नाम बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस जुलाई 16, 2021 को मैच्योरिटी वाले बॉन्ड से 1 बिलियन रुपए जुटाना चाहती है, जबकि सम्मान कैपिटल 10 ईयर बॉन्ड से 2 बिलियन रुपए रेज करने की योजना में है। मुथूट फाइनेंस को बोर्ड से 10 ईयर बॉन्ड्स के जरिए 3 बिलियन रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंडिंग को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, ताकि आगे के बिजनेस एक्सपेंशन को सपोर्ट मिल सके। TCS ने AMD के साथ पार्टनरशिप की है, जिसका मकसद एंटरप्राइज AI सॉल्यूशंस को बड़े स्तर पर स्केल करना है। इस कोलैबोरेशन में इंडस्ट्री स्पेसिफिक AI और जेनरेटिव AI सॉल्यूशंस को डेवलप किए जाएंगे, जहां TCS की डोमेन एक्सपर्टीज और AMD की हाई परफॉर्मेंस AI हार्डवेयर कैपेबिलिटीज एक साथ आएंगी। CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस टावर्स वोडाफोन आइडिया को मिली AGR ड्यूज से राहत और ऑनगोइंग फंड रेजिंग का बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनियों में से एक है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस वजह से इंडस टावर्स के शेयर में आगे करीब 32% तक अपसाइड की संभावना बनती है।
स्विगी और इटर्नल के शेयरों में लगभग 1% की और गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट तब आई जब स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस ने दोनों स्टॉक्स के टारगेट प्राइस कम कर दिए हैं। यूबीएस ने इटर्नल पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 400 से घटाकर 375 रुपए कर दिया है। स्विगी के लिए भी बाय रेटिंग बनी हुई है, हालांकि टारगेट प्राइस 520 रुपए से घटाकर 510 रुपए कर दिया गया है। यूबीएस का कहना है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में हाल के महीनों में कंपटीशन काफी बढ़ गया है और डिस्काउंटिंग भी ज्यादा हो रही है। हालांकि फूड डिलीवरी सेगमेंट में ग्रोथ में सुधार दिख रहा है और वहां कंपटीशन फिलहाल ब्रॉडली स्टेबल बना हुआ है। रेड टेप के शेयरों में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली, जब प्रमोटर्स ने स्टेक मोनेटाइजेशन से जुड़ी खबरों पर क्लैरिफिकेशन दिया। सितंबर क्वार्टर के अंत तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 71.8% थी, जबकि दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग डेटा अभी आना बाकी है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयर में अगले सेशन में हलचल देखने को मिल सकती है। कंपनी ने मार्केट क्लोज के बाद बताया कि उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से नए ऑर्डर्स मिले हैं, जबकि बुधवार को स्टॉक हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। ट्रांसरेल लाइटिंग को मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया में HTLS रिकंडक्टरिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल 527 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सिविल, रेलवे, पोल्स और लाइटिंग और सोलर EPC सेगमेंट्स में काम करती है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में बुधवार को चार्ट पर अचानक 80% से ज्यादा गिरावट जैसी मूवमेंट दिखी, जिससे इन्वेस्टर्स घबरा गए। सोशल मीडिया पर भी इस गिरावट के स्क्रीनशॉट्स तेजी से वायरल होने लगे। असल में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में कोई रियल क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इफेक्ट था। बैंक का 5-1 स्टॉक स्प्लिट इफेक्टिव हुआ, जिसके बाद शेयर X स्प्लिट ट्रेड कर रहा है और कई प्लेटफॉर्म्स पर हिस्टोरिकल प्राइसेस एडजस्ट नहीं होने की वजह से ये भ्रम पैदा हुआ। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज अपना IPO जनवरी 20, 2026 से ओपन करने जा रही है, जो जनवरी 22 तक खुला रहेगा। ये करीब 1907 करोड़ रुपए का बड़ा IPO है, जिसे लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी स्पेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। शैडोफैक्स IPO का प्राइस बैंड 118 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 21,509 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो ये संकेत देता है कि बाजार की ओपनिंग फ्लैट से थोड़ी वीक रह सकती है, यानी शुरुआत में ज्यादा जोश नहीं बल्कि कॉशियस माहौल देखने को मिल सकता है। 14 जनवरी 2026 को DII बाजार में मजबूत बायर रहे। उन्होंने करीब 19,930 करोड़ रुपए की खरीद की और 14,713 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद कुल मिलाकर लगभग 5,217 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो किया, जिससे बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला। वहीं विदेशी निवेशक उसी दिन नेट सेलर नजर आए। उन्होंने करीब 17,902 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि खरीद सिर्फ 13,121 करोड़ रुपए रही। इस तरह लगभग 4,781 करोड़ रुपए का पैसा बाजार से बाहर निकला, जो मार्केट सेंटिमेंट पर हल्का दबाव दिखाता है।